तो दोस्तों, अभी तक मेरी पर्सनल जर्नी आईएएस की जो है उसके बारे में मैंने कई एपिसोड्स में आपको कुछ कहानियाँ सुनाई अपने उस जर्नी की, उससे क्या सीख मिली उसके बारे में भी कहा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उनको देखते हुए अपनी बात रखी। तो जिला अधिकारी का पद मुझे सबसे महत्वपूर्ण पद लगा था, और जैसे मैं कहा कि 5 जिलों का जिलाधिकारी रहा, और उनके बारे में मेरे जो अनुभव हुए मैंने उनको आपके साथ साझा किया है। अब मैं कुछ और पोस्टिंग जो मेरी हुई उनके बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा, और आज के इस वृत्तांत में मैं आपको बताऊँगा अपने नगर आयुक्त पद का। जब मैं इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज कहलाया जाता है, का नगर आयुक्त रहा सन 1988 से लेके 1990 के बीच में। उस समय उसको नगर आयुक्त नहीं कहते थे। जब मैं पोस्ट हुआ था तब चुनाव भी नहीं हुए थे, तो मुझे कहा जाता था एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, और उसके साथ साथ विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी मुझे चार्ज दिया गया था। तो मैं प्रशासक नगर पालिका था, नगर निगम, और वाइस चेयरमैन इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी था, और साथ साथ जनरल मैनेजर जल संस्थान का भी था। ये तीनों चार्ज मेरे पास थे। 1 साल मेरे वहाँ रहने के बाद चुनाव हुए, सभासद आए, मेयर साहब आए, इसलिए उसके बाद इस पद का नाम हो गया था उस समय मुख्य नगर अधिकारी, जो अब नगर आयुक्त कहलाता है। और साथ साथ इलाहाबाद विकास प्राधिकरण और जल संस्थान का चार्ज भी मेरे पास रहा। वो 2 साल का पीरियड मुझको बहुत ही संतोषजनक पीरियड मेरे जीवन का रहा। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि म्युनिसिपल कमिश्नर का ऐसा जॉब होता है जिसमें आप डायरेक्टली तुरंत पब्लिक की समस्याओं के निदान के लिए बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे पब्लिक को बहुत संतोष मिलेगा, और पब्लिक आपको उसका जवाब देती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है आपको अपने निर्णय का, और उससे आपको भी बहुत गहरा संतोष और सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, मैंने कोई समस्या सॉल्व करी या मैंने लोगों के हित में कुछ किया। तो ये म्युनिसिपल कमिश्नर की पोस्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंस है, और बहुत कुछ आप कर सकते हैं शहर के विकास के लिए एज ए म्युनिसिपल कमिश्नर, और साथ साथ अगर विकास प्राधिकरण भी हो तो सोने में सुहागा है। मैं उस पीरियड में म्युनिसिपल कमिश्नर बन के गया जब वहाँ महाकुंभ होने वाला था। 1989 की बात है, जनवरी में महाकुंभ था, और मुझे सितंबर के महीने में 1988 में भेजा गया था। तो सबसे पहला काम था महाकुंभ के लिए शहर को तैयार करना। ये तो आप जानते ही कि महाकुंभ में प्रयागराज में एक नया शहर बन जाता है पूरा। अद्भुत चीज़ है, लाखों लोग स्नान करते हैं, नया शहर पूरा बन जाता है। पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सब नए तरीके से, स्वास्थ्य व्यवस्था सब बन जाती है। वो तो अलग शहर था, लेकिन मुख्य शहर को भी तैयार करना पड़ता है, क्योंकि करोड़ों की भीड़ रेलवे स्टेशन के माध्यम से आती है, बस स्टेशन के माध्यम से आती है, तमाम पर्यटक आते हैं शहर में, तो शहर को भी विकसित करके तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहला चैलेंज ये था कि शहर को किस तरीके से तैयार किया जाए महाकुंभ के लिए। मुझे अभी तक याद है कि सबसे पहले जो मेरा वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, वो मैंने देखा कि म्युनिसिपल कमिश्नर में क्या होता है कि जाते ही जाते सबसे दूसरे दिन एक आंदोलन का सामना करना पड़ा, और वहाँ कुछ लोगों जिनकी दुकानें इत्यादि हटाई गई थी, उन लोगों को लेके लोकल एमएलएस आ गए, और उन्होंने बहुत नारेबाजी करी घेराव करके। और मुझे याद है कि मैं बाहर निकल के मैंने उनको भाषण दिया, समझाया, लेकिन अच्छा हुआ मैंने जो कुछ बोला उससे वो सहमत हो गए। उन्होंने एजिटेशन कॉल ऑफ कर लिया और मेरे साथ बैठ के बातचीत करी, और हम लोगों ने साथ मिल के रास्ता निकाला। सबसे पहले चीज़ थी एंक्रोचमेंट हटाना, क्योंकि शहर में बहुत एंक्रोचमेंट्स थे। रेलवे स्टेशन से ही निकलते इतना सड़क तंग हो चुकी थी कि आदमी महाकुंभ के लिए गाड़ी लेके, जो महाकुंभ जहाँ हो रहा था वहाँ पहुँचना मुश्किल था उसके लिए। तो हम लोगों ने इसका अभियान शुरू किया। तो मुझे अभी भी याद है कि एक उस समय के माननीय विधायक जी थे, वो थोड़े तेज़ थे, बड़े, उनका स्वभाव भी उग्र था। उन्होंने इसको रोका मौके पे जाके। तो मौके पे रोका तो मैंने उनको कहलाया कि आइए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, ये महाकुंभ के लिए है। लेकिन वो बात करने को नहीं तैयार हुए। उन्होंने कहा नहीं, ये एनक्रोचमेंट्स नहीं हटेंगे, ये गलत बात है, इनको बेघर किया जा रहा है। तो हम लोगों ने कहा नहीं हटेंगे। तो प्रशासन ने भी जिद पकड़ ली। तो जहाँ हम लोग आगे बढ़े तो मुझे खबर मिली, मुझे अभी तक याद है कि माननीय विधायक जी जो हैं वो तो वहीं जेसीबी मशीन के आगे लेट गए। वो कह रहे हैं कि मशीन को मेरे ऊपर से ले जाओ अगर कोई अतिक्रमण हटाना है। तो ये तो बड़ी एक समस्या पैदा हो गई कि अब हम या तो अतिक्रमण हटाने का अभियान रोकें या क्या करें, और बातचीत करने को भी नहीं तैयार हो रहे थे। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अभी तक याद है, सोचते सोचते मैंने कहा अच्छा ऐसा है, आप अतिक्रमण हटाओ अभियान को शुरू कर दो, हटाते चलो, और माननीय विधायक जी तक पहुँचोगे तब देखो क्या होता है। अगर विधायक जी तब भी लेटे हो तो बताना, नहीं तो देखेंगे क्या होता है। मैंने एक गैम्बल लिया और वो गैम्बल सक्सीड कर गया। जैसे ही हमारी जेसीबी मशीन उनके तक पहुंची तो वो उठ के एकदम से रास्ता छोड़ के अलग हो गए और कहने लगे देखिए प्रशासन तो मुझको मारने पे तुला हुआ है, और करके बहुत उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई, लेकिन वो हट गए रास्ते से। और हम लोगों ने अतिक्रमण चलाओ अभियान जो है अपना जारी रखा। हालांकि उसके बाद मैंने उनके साथ वार्ता करी और उनको समझाया तो वो भी समझे, और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। ये कोई बात नहीं है, बहुत सहयोग दिया उसके बाद उन्होंने। लेकिन ये शुरू में एक ही निर्णय बड़ा इंटरेस्टिंग रहा जो लेना पड़ा। पूरे शहर को हम लोगों ने एनक्रोचमेंट से फ्री किया, साफ कर दिया, नई सड़कें बनाई,
सड़कें वाइडनिंग करी, फ्लाईओवर बनाए, तो एकदम चमकने लगा शहर नए सिरे से। तो लगा बिल्कुल आगंतुकों के स्वागत के लिए वो तैयार हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी जो थी महाकुंभ में, अभी तक मुझे याद है, और मैं बात कर रहा हूँ 1988 की। वहाँ पे कई नाले ऐसे थे, सीवर सिस्टम तो था ही नहीं शहर में, बहुत ही छोटा सा सीवर सिस्टम था, 20% शहर में खाली। तो बाकी नालों में सीवर गिर रहा था और नालों से सीधे गंगा जमुना में गिर रहा था, संगम के पास तक गिर रहा था। तो युवा के ऐसे में कैसे स्नान करेंगे तीर्थयात्री? ये तो होना ही नहीं चाहिए, वहाँ पे गंदा पानी गिरना ही नहीं चाहिए। तो उसको रोका गया और कहा गया उसको डाइवर्ट करके एक गौ घाट पंपिंग स्टेशन था, वहाँ पे पाइपलाइन डाल के ले जाया जाएगा और वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा और इसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम था और सारे सीवरों की सफाई होनी। तो मुझे अभी तक याद है कि रात के 2-2, 3-3 बजे हम लोग लालटेन ले लेके, मैं भी स्वयं जाके सीवर की सफाई की चेकिंग किया करता था कि सीवर साफ हो गए। वो सफाई दिन में नहीं हो सकती थी, वो रात में ही हो सकती थी। तो रात में उसकी चेकिंग होती थी, कितना साफ हुआ कितना नहीं हुआ, चेक करते थे वाकई पानी डाइवर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और ये सब हो रहा था गंगा एक्शन प्लान के तहत। उसी समय गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था जो आज भी चल रहा है, अब नमामि गंगे के नाम से चल रहा है। इतने वर्ष से चल रहा है, लेकिन अभी भी ये मैं कहूँगा कि उसमें जैसी सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी गंगा साफ नहीं हुई है। अभी सीवर का पानी कहीं कहीं और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी नदी में गिर रहा है। अभी इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है और हो सकता है कि ये प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को भी दोबारा से सोचना पड़े कैसे इसको पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट इसमें और बढ़ाया जाए, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ाया जाए, जन आंदोलन का रूप इसको दिया जाए, तभी गंगा जो है वो सही तरीके से साफ हो पाएगी। बहरहाल हम लोगों ने उस समय सुनिश्चित किया कि एक भी बूंद गंदा पानी संगम के नज़दीक या गंगा यमुना में न गिरने पाए। जितनी देर तक कुंभ मेला चलेगा उसमें क्लियर था कि ये डाइवर्ट हो जाएगा, सारे डाइवर्ट होके ही जाएगा पंपिंग स्टेशन में। पीछे के सारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो गिर रहे थे जहाँ जहाँ, वहाँ रोकथाम कर दी गई थी, सब कर दिया गया और एक स्वच्छ पानी हम लोगों ने मेले के समय प्रोवाइड कराया। उस समय 1989 में हमें याद है जिसमें लोगों ने स्नान किया और ये संभव हो पाया। तो ये 2 चीज़ें मुझे उसकी महाकुंभ की याद है। दूसरा, इस पद को मैं कहना चाहूँगा बड़ा मुश्किल पद है। मैंने ज़िले किए 5-5, लेकिन मैं ज़िले से भी मुश्किल पद म्यूनिसिपल कमिश्नर के पद को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ज़िले में तो एक अथॉरिटी होती है उस इंस्टीट्यूशन की, डीएम की, उसके साथ पुलिस फोर्स होती है, उसका वो होता, उसको जनता एक मानती है एट अ सिंबल ऑफ पावर, इज अ मैजिस्ट्रेट ऑल्सो। तो उसकी बात वो चाहे अकेले भी खड़ा हो जाता है तो पब्लिक सुनती है, बट नॉट सो विद म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपल कमिश्नर अकेले खड़ा होना पड़ता है पब्लिक के आगे, उसके साथ कोई पुलिस का फोर्स नहीं है, कोई इतना इकबाल शासन का ऐसा नहीं है। ही हैज़ टू रिप्लाई टू द पीपल। और लोग जो उनसे मिलने आते हैं और उनकी समस्याएं होती हैं वो शहर के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आक्रोशित हो जाते हैं बहुत जल्दी। उनको अपनी डिमांड्स की तुरंत अगर उनके घर के पानी के पास सीवर का पानी बह रहा है तो उसका निदान उनको 2 घंटे के अंदर चाहिए, वो वेट नहीं करेंगे। अगर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है तो तुरंत उनको रिजल्ट चाहिए और वो आते हैं और बहुत तेज़ी से और प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। तो ये बिल्कुल नया अनुभव था हैंडल करने का। लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी था कि जो काम किए उसका तुरंत परिणाम मिला। मैंने एक सिस्टम शुरू किया था, मुझे याद है, जो बहुत सफल हुआ। और हर नगर आयुक्त म्यूनिसिपल कमिश्नर जो कहीं भी हो, वो इसके बिना सफल नहीं हो सकता। मैं सुबह 6:30 बजे निकल जाता था काम पे, क्योंकि उसी समय शहर की सफाई होती है और सुबह का वाटर सप्लाई भी आता है। उस समय किसी न किसी इलाके में जाके अपनी टीम के साथ घूमता था और पब्लिक मेरे साथ हो जाती थी और वहाँ पे देखता था कि सफाई कैसी हो रही है, पानी व्यवस्था कैसे चल रहा है। 1.5-2 घंटे का ये क्रम चलता था और उसमें बहुत मुझको भी सेटिस्फेक्शन मिलता था और पब्लिक मुझे जगह जगह बताती थी, साहब यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये टूटा है, यहाँ पे ये नहीं बना है, यहाँ ये समस्या है, और उसको वहीं के वहीं हम लोग एक्शन लेते थे, हल कराते थे। इससे पब्लिक में बड़ी इमेज बन गई, पब्लिक बहुत खुश हो गई, मेरा बहुत सपोर्ट भी करने लगी, मुझे बड़ा इसका आनंद मिला। और ये मैंने प्रक्रिया पूरे 2 साल तक अपने वहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर के काल में लागू करी। उसके बाद मैं ऑफिस में आता था, तब भी कम से कम 4-5 घंटे मैं पब्लिक से मिलता ज़रूर था, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी की शिकायतें हों चाहे नगर निगम की। तो उससे लोगों को ये महसूस हुआ कि यहाँ मेरे ग्रीवेंस रिड्रेसल हो रहा है, एक्शन हो रहा है हमारी बातों पर, क्योंकि हम सुनते भी थे, एक्शन भी लेते थे। तो उससे एक बड़ा अच्छा माहौल पूरे प्रयागराज में बन गया। इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद सभासद आ गए, वो भी अनुभव था। 80 सभासद थे उस समय, अब तो और ज़्यादा होंगे शायद। 80 सभासद होना एक म्यूनिसिपल कमिश्नर के लिए, हर सभासद की वही स्टेटस है जो एक एमएलए का स्टेटस होता है। तो इमेजिन करिए कि 80 एमएलए को हैंडल करना, जो सब आके अपनी अपनी बात रखते थे, अपने क्षेत्र की मांग रखते थे, कहीं कहीं शिकायत करते थे, कहीं भ्रष्टाचार की बात करते थे, कहीं कोई और बात करते थे, कहीं आपस में ही लड़ते थे। उस सब की समस्याओं को हल करना, पूरे उस सदन को फेस करना। जो सदन होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो इतना व्यवस्थित सदन नहीं होता है जितना विधानसभा या लोकसभा हो। वहाँ बहुत जल्दी
लोग आकर्षित हो जाते थे, लड़ाई झगड़े पे भी उतारू हो जाते थे, कुछ लोग बड़ी जोर से भी बोलना शुरू कर देते थे। उनको हैंडल करना, वो सब करना एक अपने आप में बड़ा अजीब अनुभव था ये देखने का कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी एट दैट लेवल क्या होती है। ये सही है कि जो 73वें 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो दिया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, उसका जो है पूरी तरीके से पालन नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि उसका पालन होना चाहिए। मेयर्स को और जो इलेक्टेड कमिटीज हैं उनको और पावर देने चाहिए। आज म्यूनिसिपल कमिश्नर को अधिकार है, मैं भी इससे सहमत हूं, लेकिन इसके पहले ये भी देखना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। आज क्या बात है कि इलेक्टेड जो लोग हैं वो भी मैंने पाया कि वो म्यूनिसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के इच्छुक नहीं होते हैं। उसका प्रस्ताव आता है तो उसको हमेशा मना कर देते हैं, या इंक्रोचमेंट हटाने पर भी मना कर देते हैं, या ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट लिए जाए तो उसमें डेवलपमेंट वाले तो उसमें उनके कई कई अलग अलग विचार सामने आ जाते हैं, तो प्रोग्रेस कभी कभी रुक जाती है। तो उनकी भी ट्रेनिंग होनी बहुत आवश्यक है, उनको भी इस डेमोक्रेसी में ट्रेन करना, तैयार कराना बहुत आवश्यक है। अगर ये होगा तभी जो विकेंद्रीकरण है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इसमें मैं और आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जो काम जो किए, एक प्रोजेक्ट ऐसा था जो बहुत महत्वपूर्ण था जिसके बारे में मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, और वो प्रोजेक्ट था भारद्वाज आश्रम पार्क जो था, उसका निर्माण हमने प्रयागराज में कराया। लेकिन वो कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इसको मैं अगले एपिसोड में उसके बारे में आपसे बात करूंगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि नगर निगम का काम कितना चैलेंजिंग होता है, एक अधिकारी के लिए कितना उसमें मौका मिलता है, स्कोप टू इम्प्लीमेंट थिंग्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, और कितना लर्निंग एक्सपीरियंस उसमें होता है। अगर उसके बाद यही होता है कि लोग शहर में आपको कानों कान आपके बारे में इतनी प्रशंसा फैलाते हैं और आपको कंधे पे उठा लेते हैं। बिल्कुल इस टाइप का जो सपोर्ट मिलता है पब्लिक का, वो मैंने प्रयागराज में ही देखा, जो मुझे उसमें वो मिला। मैं प्रयागराज की पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया था, और वो केवल इसी बात पर दिया था कि मैं उनके बीच में गया, मैंने उनकी समस्या हल करी और उनके जो भी काम थे उसको प्रायोरिटी पे किया। तो अगले एपिसोड में मैं कुछ इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोस्टिंग के बारे में आपको कुछ एक दो वृत्तांत और बताऊंगा। धन्यवाद।